तो मुझे लगता है कि कहीं पे पहले से भी था, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं था और अचानक से आया, ऐसे नहीं है। घर की परवरिश एक्चुअली वैसे है, तो वो पहले से था। लेकिन जब साइकोलॉजी स्टार्ट किया सीखना, तो किसी और के लिए नहीं मैंने सीखा। सबसे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी ये सीख के। बस साइकोलॉजी सीखना है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके वजह से मैंने वो लिया और वो करती गई आगे आगे। तो जब खुद के लिए सीखते हो तुम, तो एक अलग ही कनेक्ट वहां पे आता है। तो वहां पे जब ऐसे सीखा कि किसी को एडवाइस नहीं देनी है, तो पहले शौक था कि अरे फिर क्यों करना है काउंसलिंग। तो ये बहुत बड़ा शौक था जब मतलब बैचलर्स में वगैरह समझ में आता है कि नॉन जजमेंटल अप्रोच रखना है वगैरह, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वो रखा है ना। तो वो पहले मतलब क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी वहां से शायद स्टार्ट हो गई ज्यादा, काउंसलिंग के तरफ से, साइकोलॉजी की तरफ से। और बाद में जब समझ में आया कि नहीं, किसी को जज नहीं करना है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं एसपी में थी, वांग्मय मंडल में थी, तब मेरा एक फ्रेंड था जो गे था। और जब उसने वो बताया, बिल्कुल भी मैं मतलब ऐसे नहीं था कि व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं। उन्होंने, हम दोनों लड़कियां थी, उसको उनको आके बताया था कि ऐसे ऐसे है वगैरह। तो तब मतलब तब समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि हमने इसको जज नहीं किया। तो वहां पे शायद वो सब बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था कि यस, ये सब नॉर्मल है, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। आगे का इंसान का कुछ अलग रह सकता है, खुद का बिलीफ सिस्टम, खुद की मूल्य जो है वो अलग हो सकती है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आते हैं आपके लाइफ में जब आप नॉन जजमेंटल अप्रोच रख के आगे वाले को देखते हो। तो यस, डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। तो आप मुझे बहुत, आपकी मदद की आवश्यकता है बाद में भी, क्योंकि यस। मैं दो लोगों को ये काउंसलिंग सिखाना बहुत ही चैलेंजिंग महसूस कर रहा हूँ। एक तो डॉक्टरों को और दूसरे टीचर्स को, क्योंकि वो दोनों लोगों को एडवाइस देने का ही उनका जॉब होता है, कुछ ना कुछ। तो वो जब एडवाइस देते हैं, डॉक्टर होके वो एडवाइस देना, प्रिस्क्रिप्शन करना, ये ठीक है। लेकिन यस। जब वो ये थेरेपिस्ट, काउंसलर के चेयर पे बैठते हैं, तो वो उन्हें चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यस। तो ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये डॉक्टर की चेयर और ये काउंसलर की चेयर, ये अलग है। अलग है। एक बात मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करनी है। मैं कोकण में प्रैक्टिस करती हूँ। तो एक्चुअली और एक मतलब ऐसे थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए कि मेरे पास डॉक्टर्स ही आते थे। बहुत ज्यादा डॉक्टर्स आने लगे अचानक से, किसी और रीजन के लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए वगैरह। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत वो था कि अरे, डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स को हेल्प लगती है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन वो फील करते हैं कि खुद को हेल्प की जरूरत है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको वैसे जज नहीं कर रही हूँ कि उनको क्यों जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। सबको जरूरत लगती है, खुद को भी लगती है, एज अ थेरेपिस्ट तुम्हें भी लगेगी, एज अ काउंसलर तुम्हें भी लगेगी। तो बिल्कुल भी अशेम्ड नहीं होना है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। जब भी लगे अब जाओ, ले लो थेरेपी। बहुत ही नॉर्मल है ये सब प्रोसेस। लेकिन ये बहुत अच्छा बदलाव है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है कि ये हो रहा है। सो कोकण में हो रहा है, तो डेफिनेटली ये होगा, आगे भी होगा। चिन्मय मॅडम, एक क्वेश्चन Yes. विचारायचं होतं. येस अश्विनी. तुम्ही ते मेंटरिंग, कोचिंग अँड काउन्सिलिंग या तिघांचे थीन लाईन आहे तिघांमध्ये. आणि कोचिंग अँड मेंटरिंग वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड and even we have given at certain positions in our professional lives also. पण जे काउन्सिलिंग आहे टोटली डिफरंट कन्सेप्ट आहे. म्हणजे मे बी अननोईंगली मुलांसाठी किंवा आमच्या म्हणजे घरातल्या लहान मुलांसाठी किंवा यांच्यासाठी नॉन जजमेंटली ऑटोमॅटिकली होतोय. बट असा एक स्ट्रक्चर तुम्ही फॉर्म केलाय ना, तो स्ट्रक्चरच फॉलो करायचा आहे पर्टिक्युलरली. तर ते करताना ना असं होऊ शकतं की आपली स्वतःची, तुम्ही आता एक पॉइंट सांगितला होता, सेल्फ स्टेट ऑफ माइंड इव्हॅल्युएशन. त्याच्यामध्ये असं होतं
कधी कधी, म्हणजे मला वाटलेलं आहे असं, म्हणून मी सांगते की थोडं दुःख जाणवतं यार, किती दुःख आहे आजूबाजूला. म्हणजे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड अदर्स दुःख, इन दॅट वी आर ऑल्सो फिलिंग दॅट. मग तेव्हा तो स्टेट ऑफ माइंड आहे, तो परत नॉन जजमेंटल मध्ये आणायचं. परत परत जेव्हा जेव्हा ती इव्हॅल्युएशन होईल असंच करायचंय का सतत? म्हणजे असं होऊ शकतं की वाटेल की थोडस आपण रडूया का जरा, समथिंग लाईक दॅट. आय वुड लाईक टू आस्क यू, असं होऊ शकतं का? एकदा दाखवायला पाहिजे का ती, का नाहीच दाखवायला पाहिजे एकदम? म्हणजे कठीणच, म्हणजे कठीण म्हणजे इन द सेन्स कसं डिस्क्राईब करायचं त्याला, म्हणजे ओके, हे in the sense, हा. दाखवायला पाहिजे हे जे तुम्ही म्हणता आहात ते कुठं बोलता आहात मला समजलं नाही. सपोज आपण असे रोज बघतोय लोक, आणि काउन्सिलिंगच्या स्टेजमध्ये आणणे आणि दुसरं असं पण इतर बघणे, पण त्या स्टेटमध्ये आपली स्टेट ऑफ माइंड आहे. वी ऑल्सो माइट गेट बर्न आउट लुकिंग ॲट दोज केसेस. इव्हन डॉक्टर्सना पण होतंय ना, त्यांनी कोविडच्या केसेस एवढ्या बघितल्यात की ते बिचारे ते सुद्धा बर्नआउट झालेत. सो दे नीड दॅट केअर. म्हणजे मला असं वाटतं की तुम्हाला मॅडम असा तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की तुमच्या समोर समजा अशी व्यक्ती आली की जिला लहानपणी सेक्शुअल अब्यूज झाला आहे, फॉर एक्झाम्पल काही त्रास झाला आहे आणि तिनं तो आयुष्यभर म्हणजे तो खूप त्रास तिला होतोय, जे होऊ नये कुठल्याही व्यक्तीबद्दल असं झालं आहे, आणि ते तुम्हाला समजल्यावर तुम्हाला वाईट वाटतं आणि तुम्हाला रडू येतं. हा सर, म्हणजे असे प्रसंग 2-3 आले समजा असे बरोबर, एकत्र तर त्यावेळी काउन्सिलर म्हणून आपण तर काय मग केलं अशा वेळेस आपण थोडं ओके, काउन्सिलर म्हणून असा क्वेश्चन विचारताय तुम्ही, राईट? हो, काउन्सिलर म्हणूनच, कारण की ही फेस आपल्याला त्यांना त्याच्यातून बाहेर काढण्याची जी जबाबदारी आपण घेतोय, वी आर टेकिंग दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपल्याला एक स्ट्रक्चर दिलंय तुम्ही, हा स्ट्रक्चर फॉलो करायला पाहिजे, दॅट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर. पण आपली कुठेतरी, वी आर ह्युमन बिंग ना, पर्टिक्युलर वी ऑल्सो हॅव सम स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ माइंड इव्हॅल्युएशन करतोय आपण, पण वी माइट गेट लिटिल बिट बर्न आउट किंवा काही असं, म्हणजे वाटू शकतं दुःख, म्हणजे तर ते रडून असं. येस येस. सो याबद्दल ऍक्च्युली मी एक छोटस गोष्ट शेअर करते, जे मी कोणाशी केली नाही आहे. पण मी एका ट्रेनिंगसाठी गेलेले होते. सरांना मी थोडासा पार्ट त्याच्याबद्दल सांगितलेला होता. मी एका ट्रेनिंगसाठी गेलेले होते, तिथे मला अशी केस आलेली होती अब्युसिव्ह. ओके, आणि म्हणजे ओव्हर एम्पथाइज झाल्यानंतर काय होतं ते तुम्हाला कळेल की समोरची व्यक्ती मला सगळं एक्सप्लेन करत होती, A to Z सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करत होती, आणि मला ते सहन नाही झालं आणि मी त्या खुर्चीवर बसून रडायला लागले, कारण की ते मी खूप जास्त एम्पथाइज केलं. सो हे होऊ शकतं, हे नॉर्मल आहे. आपण ऍज अ ह्युमन बिंग हे अगदीच होऊ शकतं. पण मग अशा वेळी आपल्याला रिचेक करणं गरजेचं आहे स्वतःला, की स्वतःच्या याच्यामध्ये काही गोष्टी राहिलेल्या आहेत का, काही अडकलेल्या आहेत का, काही पेन आहेत का. कधी कधी ते असू शकतं, कधी कधी ते नसू शकतं. ओके, सो ते काही बर्नआउट्स असतील, काही गोष्टी असतील, तर मग त्या आधी क्लिअर आउट करणं, कारण आधी तुम्ही ह्युमन बिंग आहात हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो ते क्लिअर आउट करायचं आहे. म्हणूनच मी म्हटलं थेरपी गरज लागली तर घ्यायची, त्याच्यामध्ये कुठेही अशेम्ड वाटून घ्यायचं नाही. ओके, कारण तुम्ही जर स्वतः आतून पोखरलेले आहात तर तुम्ही कोणालाही थेरपी नाही देऊ शकत. ओके, सो इट्स कम्प्लिटली फाईन. तुम्हाला जर ती केस खूप जास्त हेवी वाटत असेल, यू कॅन ट्रान्सफर, यू कॅन रेफरन्स. ओके, सो आपण गिव्हअप नाही केलेलं आहे त्याच्यामध्ये. मला दुःख व्यक्त करायचं की नाही, म्हणजे त्यावेळेस ती व्यक्ती आपल्याकडे आलेली आहे आणि त्याची सगळी व्यथा आपण ऐकलेली आहे पूर्ण. वी हॅव लिसन टू दॅट पर्सन फुल्ली विथ ऑल आवर सेन्सेस. पण कुठेतरी असं डोळ्यातनं पाणी आलं, सपोज टू लिसन टू दॅट पर्सन फ्रॉम काउन्सिलर पॉइंट ऑफ व्ह्यू, आणि आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपल्याकडे माहिती आहे आपल्याला काय करायचंय. वी आर फुल ऑफ आवर सेन्सेस आर फुल्ली अवेअर. बट सेल्फ इव्हॅल्युएशन करताना थोडंसं होऊ शकतं असं, वी आर नॉट गिव्हिंग अप. सपोज असं होऊ शकतं की हा खूपच अवघड असेल, दॅट विल बी द केस की ठीक आहे ट्रान्सफर करूया. बट आपल्याला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण घेतली, दॅट इज मुळात पहिला आपणच ऍक्सेप्ट केलेलं आहे की आपल्याला ती व्यक्तीला आपण काढायचंय बाहेर. काढायचं तर त्या ह्याच फ्रेम ऑफ रेफरन्स थ्रू जायचंय. ह्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये जाताना आपल्याला ह्युमन इमोशन्स आहेत आपली, ते जरा असं इव्हॅल्युएट करताना आलेच तरी मग परत
नॉन जजमेंटल मध्ये जायचं का, म्हणजे असं मी तुम्हाला विचारते. ओके ओके. सो अशा म्हणजे आपल्याला का रडू आलं हे सुद्धा एक गोष्ट मला वाटतं बघितली पाहिजे. म्हणजे सर मला वाटतं ह्याबद्दल जास्त चांगलं बोलतील. पण जर रडू येतं आहे तिथे जेन्युअनली रडू येऊ शकतं, पण मग ओव्हर एम्पथाइज होतंय का ही एक क्वेश्चन असू शकतो. ओके, म्हणजे ओव्हर एम्पथाइज होऊ नाही. नाही तुम्ही एक्सप्रेस करू शकता ना तुमची वाक्यात, शब्दांमधून, बॉडीमधून. येस 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 येस. ओके, बट तिथे जर तुम्ही रडलात तर आपण वल्नरेबल कंडिशन मध्ये जाऊ शकतो. मी जे शिकले आहे ते मी सांगते, कदाचित सरांचं आन्सर वेगळं असू शकतं, पण तिथे क्लायंटचा कदाचित असा एक अप्रोच येऊ शकतो की ही व्यक्ती स्वतःच रडायला लागली तर ती मला कसं काय हे करू शकते. आपण नॉन जजमेंटल अप्रोच मध्ये आहोत, समोरची असेलच असं नाही. ओके, त्याच्यामुळे ते एक गोष्ट आपण सांभाळू शकतो. आणि मग अशी एकच फक्त तुम्ही वर्ड वापरला त्याबद्दल मी थोडंसं बोलेन की मला बाहेर काढायचं आहे. ओके, हे ठीक आहे, पण तिकडे फक्त च लागू देऊ नका की मला बाहेर काढायचं च आहे. च आला तर प्रॉब्लेम मध्ये आपण फसू शकतो. ओके, आहे का असं नाही, मला बाहेर काढायचं च आहे असं फक्त लागू देऊ. हा, दुसऱ्या व्यक्तीला बाहेर काढायचं आहे असं जे तुम्ही म्हणालात ते प्रत्येक वेळी शक्य होतं असं नाही. ते मॅडम सांगतायत की ते बाहेर काढायचंच आहे असं जर तुमचा इरॅशनल बिलीफ असेल तर तुम्हाला बर्नआउट लवकर होईल. कारण काही वेळा आपण किती प्रयत्न केले तरी समोरच्याचा रिस्पॉन्स जर नसेल तर तो बाहेर येणार नाही त्यामधून. त्यामुळे तुम्ही जो मगाशी वाक्य वापरलं बाहेर काढायचंच आहे ते च नको, बाहेर काढायचं आहे. आपण हात देऊ शकतो पण तो हात पकडायचा की नाही हे पुन्हा त्या समोरच्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. मला सर शक्यता अशी वाटते नेहमी की पॉसिबिलिटी 100% आहे, म्हणून मी त्या शक्यतेतून बोलते. म्हणजे तर ती मला असं वाटतं 100% की नसते असं आपण रॅशनल बिलीफ हा आहे की ती पण प्रत्येक ठेवावं. 100% असतेच असं नाही. आपण मनात धरायला हवं की ते 100% असेल, पण काही माणसं अशी असू शकतात की जी तुम्ही हात दिलात तरी सुद्धा ती हात घेणार नाहीत किंवा त्यांना जे काही प्रयत्न करणं अपेक्षित आहे आपल्याला ते करणार नाही. नाही करणार, बरोबर. तुमच्या बर्नआउट आणि तुमचं डिसअपॉइंटमेंट वाढण्याची शक्यता असते. सो ते आपण फक्त ठेवायचं की ठीक आहे, काही लोक करतील, काही लोक खूप चांगल्या पद्धतीने बाहेर पडतात, काही लोक नाही बाहेर पडत. सो त्याला सुद्धा मी पॉझिटिव्हली म्हणजे चांगल्या पद्धतीने एक्सेप्ट करणं गरजेचं आहे. आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि जब अपने सभी ने ये स्टूडेंट्स है और मैं ऐसा कहते रहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करें. अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की तो आपका जो कुछ चॉइस है वो ठीक है. तो अगर मुझे दुख हुआ तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा कि लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, खुद प्रैक्टिस नहीं करने चाहते हैं. ऐसा मुझे फ्रस्ट्रेशन अगर नहीं होना चाहिए तो हर एक ने प्रॅक्टिस करनी ही चाहिए. ऐसा प्रत्येकानं हे सराव केलाच पाहिजे असं 100% आय शुड नॉट बिलीव. वन पॉइंट. यूर अनदर पॉइंट इज, सो मैडम ने जो बताया है ये बहुत ही सही है कि उस समय हमें रोना नहीं आना चाहिए आइडियली, लेकिन आया उस समय. अगर आंसू आ गए तो इट्स ओके, you have to accept it at that time, you have to accept your body sensations at that time, but you should notice that you need more practice of mindfulness when the client is not in front of you. तो ये जो आपकी इमोशंस है वो आपकी इमोशंस की जो कुछ निगेटिविटी है वो -4 तक गई है. जब आपके आंसू आ गए हैं तो वो -1 -2 हो सकती है, वो ठीक है. आपको बुरा लगा, ठीक है, तो ठीक है. लेकिन अगर वो आंसू आ गए यानी कि आपकी जो कुछ निगेटिविटी की जो लेवल है वो -4 तक गई है और वो नहीं जानी चाहिए. तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस और करनी चाहिए और ये हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए और थेरेपिस्ट को तो अधिक करनी चाहिए. तो बहुत लोग, मेरे बहुत डॉक्टर फ्रेंड है और वो मुझे पूछते हैं कि साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं उन्हें
बहुत से साइकियाट्रिस्ट हम ऐसे देखते हैं कि उन्हें खुद को प्रॉब्लम होते हैं, वो साइकियाट्रिस्ट बहुत ही एंग्री होते हैं, वो ध्यान नहीं देते पेशेंट पे। तो उसकी भी एक वजह होती है कि उन्हें वो सिर्फ मेडिसिन लिख के देना उतना ही उनका नॉलेज है, वो खुद पे काम नहीं करते हैं। तो खुद का जो कुछ ये इमोशनल बैलेंस है वो ठीक रहने के लिए हर एक थेरेपिस्ट ने खुद पर भी काम करना चाहिए। नहीं तो ये जो कुछ सब क्लाइंट्स अपने पास बहुत ही अलग अलग प्रॉब्लम लेकर आते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, तो उसका असर अपने पे भी हो सकता है। अगर वो नहीं होना चाहिए तो मुझे मेरी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरा एक एग्जांपल हम देते हैं जो मैडम ने बताया, ओवर एम्पथाइज या सिंपथाइज। तो अगर दूसरा आदमी कुएं में डूब रहा है, तो जो आपके पास क्लाइंट आया है वो कुएं में डूब रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं कैसी उसकी मदद कर सकती हूँ। तो आपको तैरने को आता है क्या, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर तैरने को आता है तो आप वहां छलांग लगा सकते हो और उसे हेल्प कर सकते हो। नहीं तो और कौन सी आप टेक्निक्स यूज कर सकते हो, कोई उसे रस्सी दे सकते हो, कोई किसी को मदद के लिए बुला सकते हो। तो ये होना, ये एम्पैथी है, यानी कि आप इम्पल्सिव नहीं हो गई है, लेकिन दूसरी व्यक्ति वहां डूब रही है, आपको तैरना नहीं आता, फिर भी आपने छलांग लगाई कुएं में, तो आप भी डूबने लगेगी। तो आप जब रोती है तो उस समय आप भी वैसे ही उसके ही कंडीशन में आप जाती है, वो डूबने लगा है और आप भी वहां डूबने लगी है। तो इट इज नॉट अ आइडियल काउंसलिंग। तो आपको उस समय वो जो कुछ इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया, वो रोना आया ठीक है, लेकिन वो आगे नहीं होना चाहिए। वो रोना आया यानी कि आप ओवर एम्पथाइज आपने किया और आप इम्पल्सिवली आपने डाई लगाई कुएं में, और आपको भी तैरना नहीं आता है, तो आपको भी वही प्रॉब्लम आ गई है। वो हमें नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, तो स्वयं की प्रैक्टिस ही बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें वो साइकियाट्रिस्ट जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा इमोशनल बैलेंस अगर हमें रखना है, तो खुद की माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हर रोज करनी चाहिए, दो क्लाइंट के बीच में भी करनी चाहिए। नहीं तो वो क्लाइंट का जो कुछ प्रॉब्लम है वो अपने मन में भी रहता है, और वो यस कितना यस प्रॉब्लम, कितना दुख भोगता है, वो लोगों में कितना दुख है, ऐसा जब अगर हम सोचते रहेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी रात के यस समय। सर, हेच सांगायचं होतं, हा जो पॉइंट आहे ना, दोन म्हणजे आपण असे बरेच अनुभव बघतो. वी सी लॉट मेनी Yes, yes. एक्सपिरियन्सेस लाईक So दॅट. we have to improve Great. our strength to help others, but we should not be vulnerable and दुखी नहीं होना चाहिए उनके दुख के कारण। वो दुखी, वो एम्पथाइज लेवल पे होना चाहिए, लेकिन वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। Carried away. यस। एक थोडस वाटतं मला असं की कालच्या उदाहरणामध्ये जे घेतलं होतं की जैसे दूसरे के शूज में पाँव रखो, सो जस्ट फील दैट, जस्ट फील देयर इमोशंस, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, लेकिन उसके साथ चलना नहीं है। तो अभी जो सर ने उदाहरण दिया था वो वही था, उसके साथ डूबना नहीं है, उसके साथ चलना नहीं है। So I think that's again a practice. Sorry, बीच में बोल दिया नाही, बरोबर, मैंने। करेक्ट मॅडम। सो एकदम मॅडम तुमची ओळख करून द्या जरा, डॉक्टर माधवी। ओके, माझी ओळख, ओके, मी माधवी गोखले और मैं पुणे में रहती हूँ।
EQ असेसर हूँ मैं 6 सेकेंड्स की और नेटवर्क लीडर हूँ. सो देर आर वेरी फ्यू नेटवर्क लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. So there are near about 225. I am one of them. So every quarterly I conduct a workshop. Basically, I as a network leader. तो वो EQ कैफे बोलते हैं उसको, एक टॉपिक लेके. अभी बर्नआउट का काफी सारी बात हुई थी, तो बर्नआउट पे भी हम लोगों ने एक EQ कैफे लिया हुआ था. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अगेन हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये कोच और ये, तो उसमें हम लोग फैसिलिटेटर्स बोलते हैं. वी आर नॉट कोच और वी आर नॉट काउंसलर, जस्ट फैसिलिटेटर्स है. सो वंडरफुल ये वर्कशॉप रहते हैं. वो 6 सेकेंड्स देता है हमें, और वो बाकी माइंडफुलनेस सर के साथ किया है. और REBT मुझे बहुत अच्छी लगती है. प्रैक्टिस अ लॉट. तो EQ कैफे के बारे में भी बताओ ना, ये क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? 6 Seconds is an international organization which works in the field of emotional intelligence. तो actually practicing emotional intelligence is very important. और ये EQ कैफे जो a kind of workshop है, उसमें actually practicing emotional intelligence हो जाता है. तो वो जो स्किल्स है ना सब, जब अभी ये जो एम्पैथी की बात आई ना, ये वन ऑफ द कॉम्पिटेंसेस ये है EQ की, एम्पैथी. लेकिन एम्पैथी से जब हम लोग बह जाते हैं, तो एम्पैथी का कितना इस्तेमाल करें, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. तो कोई कॉम्पिटेंसी भी ओवर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, उतनी ही वो होनी चाहिए. जैसे कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसमें नमक कितना रहता है, तो कॉम्पिटेंसी, इमोशन, जो भी कुछ है ना, वो उसी मात्रा में होना बहुत जरूरी है. Yes, excellent, madam. That's it. तो वो EQ कभी हम लोग करेंगे. EQ कैफे बर्नआउट का अभी चाहिए तो भी कर सकते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और करते करते हम लोग उसको एक्सप्लोर करते जाते हैं कि वो एक्टिविटीज के थ्रू, ओके ये भी है, ये भी है, ये भी है. कितने जो हाथी की स्टोरी है ना, कितने एंगल से हम लोग हाथी को देखते हैं, और अलग अलग उसको जो पहले एक्टिविटी की चिन्मयी मैम ने बोला, अंधा गज न्याय. तो अभी जो आपने कहा ना, हाथी को किस तरह से हम देखते हैं, किस एंगल से, उसे आयुर्वेद में अंधा गज न्याय कहा गया है. राइट. जो सूंड देखता है वो बोलेगा हाथी सूंड की तरह है, जो पैर देखेगा वो कहेगा कि हाथी पैर की तरह दिखता है. तो हम लोग वैसे करते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आती है. आई लव EQ कैफेस रियली. उसको कंडक्ट करने में उसको बहुत मजा आता है मुझे. सर ने भी मैंने हाँ, एक ऑफलाइन था और 2 ऑनलाइन शायद, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन एक ऑफलाइन तो जरूर किया है, और ऑफलाइन भी ऑनलाइन. हमें भी चाहिए. जरूर करेंगे. धन्यवाद सर. ग्रुप में भेज देती हूँ, हम लोग कर सकते हैं आराम से. एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू चिन्मयी. तो किसी को क्वेश्चन है? नहीं तो हम एंड करेंगे. बहुत ही अच्छा सेशन आपने लिया है. तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आज 3 स्किल के बारे में बताया है, आप लिस्ट कर सकोगे क्या, और कौन सी स्किल होनी चाहिए काउंसलर में? हाँ, यस, लिस्ट कर सकते हैं. मैंने एक्चुअली लिख के भी रखा था कि किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं बताऊंगी, कुछ भूल न जाओ. यस, तो बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो हमें स्किल्स जो लगते हैं वो बताऊंगी. सबसे पहले तो रैपो एस्टेब्लिशमेंट, जैसे हमने कल भी बोला था. उसके बाद मतलब बॉडी का पोस्चर कैसे होना चाहिए. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एक्चुअली मेरे जो CBT के सर थे, उनको इस वर्ड से बिल्कुल भी तकलीफ थी. मतलब बॉडी लैंग्वेज मत बोलो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलो. सो नॉन वर्बल
कम्युनिकेशन, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम्पैथेटिक अप्रोच, नॉन जजमेंटल अप्रोच तो हमने बोला। फिर टोन, आपका टोन कैसा है, तो उसकी भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। उसके बाद आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग जो है वो बहुत ही बड़ा स्किल है जो माइंडफुलनेस से आता है हमें। तो माइंडफुलनेस अगर आप रेगुलरली करोगे तो आपका स्किल भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अगर कभी ये सेशन लिया एक्टिव लिसनिंग अगर उसमें इंक्लूड होगा तो कुछ और ज्यादा एक्टिविटीज है वो भी मैं बताऊंगी या फिर सर भी बता सकते हैं। फिर क्वेश्चनिंग है, वो भी एक बहुत बड़ा स्किल है काउंसलर का। ये सारे टूल्स है अपने। सो क्वेश्चनिंग, रिफ्लेक्शन, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, इनके बारे में तो मैंने आपको थोड़ा बोला है। तो ये काउंसलिंग का स्किल सेट है। इससे अलावा बहुत कुछ है, लेकिन प्राइमरी स्टेज पे इतना भी है तो भी बहुत कुछ है आपके पास। सो यस, इतने अभी के लिए। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank So- you. Wonderful session. थैंक यू मैम, थैंक यू। छान सेशन झाला चिन्मयी. थैंक यू आणि रेवती सर. मैम, थैंक यू रेवती मैम।